हेलो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 और जिसकी हेडिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब तक इस चैप्टर के जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने मेल पार्ट को अच्छे से समझा है, मतलब स्टेमन की कैसे स्ट्रक्चर होती है, किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट और फिर मेल गैमेटोफाइट में किस तरीके से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको हमने समझा है। फिर हमने स्टडी किया फीमेल पार्ट को लेकर के, गाइनोशियम, जिसकी एक यूनिट को हम पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, और इस फीमेल पार्ट में किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है और फिर फीमेल गैमेटोफाइट में किस तरीके से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में हमने समझा कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो दोनों ही नॉन मोटाइल है, तो उनको पास लाने के लिए जो इवेंट काम में आता है वो होता है पोलिनेशन। और पोलिनेशन में कुछ फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, उनको हम पोलिनेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ये पोलिनेटिंग एजेंट जो है वो एबायोटिक, मतलब वाटर और विंड भी हो सकते हैं, और बायोटिक मतलब इसमें एनिमल भी हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में किन स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। Following double fertilization, events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seeds and ovary into fruit are collectively termed post-fertilization events. बोला गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, तो सबसे पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म के नाम से भी जानते हैं, और इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक्चुअली क्या है, इसमें 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। एक मेल गैमेट जो है वो तो एग सेल के साथ में फर्टिलाइज करके बनाता है एम्ब्रियो, और दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फर्टिलाइज करके बनाता है एंडोस्पर्म। तो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। इन सारे इवेंट्स को मिलाकर के बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ओव्यूल जो है उसके आगे ब्रैकेट में एस लिख रखा है, सीड के आगे एस लिख रखा है ब्रैकेट में, और ओवरी को डायरेक्टली लिख करके सिंगुलर लिख करके फ्रूट जो है वो सिंगुलर बना रखा है। एक्चुअली क्या होता है, जो फीमेल पार्ट होता है उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये स्टिग्मा पार्ट है, ये स्टाइल पार्ट है, और ये ओवरी पार्ट है। तो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ओव्यूल बनाएगा सीड। तो एक फ्रूट में अगर आपको एक से ज्यादा सीड देखने को मिल रहे हैं, मतलब उस ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट थे। तो एक फ्रूट में एक से ज्यादा सीड हो सकते हैं, लेकिन एक ओवरी से एक ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ गई बात? तो सीड अगर फ्रूट में है तो वो ओव्यूल से बनेंगे। ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर। तो जो ओव्यूल है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं ओवरी के अंदर, तो जिसकी वजह से फ्रूट में हमें एक से ज्यादा सीड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक मेल गैमेट जो है वो एक्सेल के साथ में मिलकर के बनाता है जाइगोट, और फिर यही जाइगोट जो है वो आगे चल करके बनाता है एम्ब्रियो। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो में होता है उससे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम होता है न्यूट्रिशन देना, और जब न्यूट्रिशन मिलेगा एम्ब्रियो को तभी तो उसका डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछ रखा है क्यों, व्हाई? द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड होगी बार बार, माइटोटिक डिवीजन इसमें देखने को मिलेगा, और जो हर सेल है वो ट्रिप्लॉइड रहेगी। ट्रिप्लॉइड का मतलब ये कंडीशन है। क्यों है ये कंडीशन? क्योंकि जो सेंट्रल सेल थी उसमें 2 न्यूक्लियस थे, पोलर न्यूक्लियस, जिनको हम बोल रहे थे N+N। एक जो है वो आ गया मेल गैमेट का, तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रिप्लॉइड हो गई, इसलिए टर्म लिखी हुई है ट्रिप्लॉइड। The cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. ये जो एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती है ना उनमें रिजर्व फूड मटेरियल्स स्टोर होता है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि एंडोस्पर्म का काम ये है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ये न्यूट्रिशन
दे। In the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, वो ये है कि ये जो सेंट्रल सेल थी जिसको हम बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के नाम से जानते हैं, उस सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें बार बार डिवीजन होता है। मतलब ये कहानी थी, ये एम्ब्रियो सैक था, ये 3 एंटीपोडल थे, फर्टिलाइजेशन के बाद में ये जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं और ये 2 सिनर्जिड ये भी डिजेनरेट हो जाते हैं। ये एग सेल जो है ये तो एम्ब्रियो बनाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, और ये जो सेल्स हैं यहाँ पे 2 न्यूक्लियस पहले से थे, एक मेल गैमेट आया तो ट्रिप्लोइड कंडीशन बन गई। तो ये जो न्यूक्लियस है ना ये बार बार डिवीजन होता है, इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद में जो है इन न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो सेल वॉल फॉर्मेशन होने लग जाता है और सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनती है। मतलब पहले जो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होकर के डेवलपमेंट होता है। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का वो ये है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन करता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि कोकोनट में जो वाटर हम देखते हैं ना वो इसी तरीके का डिवीजन है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और इस तरीके से जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm become cellular. फिर धीरे धीरे सेल वॉल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और एंडोस्पर्म जो है वो सेल्यूलर बन जाती है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेल्यूलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए इनके सेल बनने से पहले इनका नंबर जो है ना वो स्पीसीज टू स्पीसीज जो है वो वेरी करता है। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ। आपने कोकोनट जो है उसका वाटर भी देखा होगा और कोकोनट का जो है वो टेंडर मतलब जो कच्चा नारियल होता है वो भी आपने देखा होगा। इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नेल इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। पहले क्या हुआ, कोकोनट में जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता हुआ जो वोटरी फॉर्मेट में रहा। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद में क्या होता है, कुछ न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो कोकोनट है उसका कर्नेल पार्ट जो है, जो ग्री वाला पार्ट जो है ना वो डेवलपमेंट होने लग जाता है और सेंटर में फिर भी जो है वो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ये लिक्विड पार्ट हो गया जिसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, और ये व्हाइट कर्नेल वाला पार्ट हो गया जिसको हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ऐसा हो सकता है कि एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइप में कंप्लीट एंडोस्पर्म का यूज कर ले। ऐसा मोस्टली डाइकोट में देखने को मिलता है, जैसे कि पी में, ग्राउंडनट में और बीन्स में। तो ये डाइकोट हैं, इनमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें फिर क्या आ जाता है, फूड स्टोर हो जाता है। जो एम्ब्रियो जो बना है उसको न्यूट्रिशन मिलने लग जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जो डाइकोट होते हैं उनमें जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो जो भी एंडोस्पर्म होता है उसको कंप्लीटली यूज्ड अप कर लिया जाता है बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। या तो ऐसा होगा कि कुछ सीड में तो जो एंडोस्पर्म है वो सीड के मैच्योरेशन से पहले ही कंज्यूम कर ली जाती है, जैसा डाइकोट में होता है, पी में, ग्राउंड में, बीन्स में। और कुछ सीड में जो है ये परसिस्ट रहती है, मतलब बाद में भी प्रेजेंट रहती है जब सीड मैच्योर हो गया तब भी, जैसा कि कैस्टर में और कोकोनट में। एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट रहती है उनमें इस एंडोस्पर्म का यूज किया जाता है सीड जर्मिनेशन के दौरान। अब यहाँ पे बोला गया है कि कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, कोकोनट का जो फ्रूट है इसको आप स्प्लिट करो, तोड़ो, और फिर आप इसमें हर केस में जो है वो एंडोस्पर्म को देखो। फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मेज। व्हीट में, राइस में और मेज में, ये जो सीरियल्स होते हैं इनमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहती है। परसिस्टेंट मतलब प्रेजेंट रहती है, सीड में भी प्रेजेंट रहेगी। एक्चुअली क्या होता है, ये मोनोकोट होते हैं। डाइकोट में तो 2 कोटिलिडन होते हैं जिनमें फूड स्टोर होता है और ये फूड जो है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता रहता है जब सीड में कहानी प्रेजेंट हो जाती है। जो मोनोकोट होते हैं उनमें जो कोटिलिडन होता है वो पेपरी फॉर्मेट में होता है।
तो उनमें कोटिलिडन में तो न्यूट्रिशन होगा नहीं, तो वहां पे क्या होता है, एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहती है और एंडोस्पर्म में न्यूट्रिशन होता है और ये न्यूट्रिशन जो है वो एम्ब्रियो को मिल रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को समझने से पहले जो डायग्राम दे रखे हैं, जो फर्स्ट डायग्राम है वो एक डाइकोट का डायग्राम है और जो सेकंड डायग्राम है वो ग्रास के एम्ब्रियो का डायग्राम है। ग्रास एक मोनोकोट होता है, मतलब डाइकोट और मोनोकोट दोनों के एम्ब्रियो का डायग्राम यहाँ पर समझा रखा है। सबसे पहले अगर हम डाइकोट को देखें तो डाइकोट में 2 कोटिलिडन्स होंगे, तो ये और ये वाला पार्ट जो है वो कोटिलिडन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पार्ट जो है प्लूम्यूल है, जो आगे चल करके सूट का फॉर्मेशन करेगा। सूट क्या होता है, प्लांट का वो पार्ट जो सॉइल के ऊपर हमें दिखता है। ये हाइपोकोटाइल रीजन है और हाइपोकोटाइल का ही जो टिप पार्ट होता है वो रेडिकल को डिनोट करता है। रेडिकल को कवर करने के लिए यहाँ पर रूट कप प्रेजेंट है। अगर हम मोनोकोट के एम्ब्रियो को व्यू करें तो मोनोकोट जो है उसमें एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है और वो पेपरी स्ट्रक्चर होती है, मतलब कागज जैसी स्ट्रक्चर होती है, कागज जितना पतला होता है, ठीक है, जिसको हम स्कूटेलम बोलते हैं। अब ये जो डाइकोट है वो पहले बने हैं अर्थ पे और मोनोकोट जो है वो बाद में बने हैं। सेकंड कोटिलिडन जो है वो मोनोकोट में एब्सेंट रहता है, लेकिन उसका एक रूडिमेंट्री पार्ट रहता है जिसको हम एपिब्लास्ट बोलते हैं। जो मोनोकोट होते हैं उनमें प्लूम्यूल को कवर करती हुई एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है जिसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं, और इसी तरीके से रेडिकल को और रूट कैप को कवर करती हुई एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ होती है, उसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। और ये सूट अपेक्स जो है वो दे रखा है। तो इस तरीके से डायग्राम में जो लेबलिंग है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। डायग्राम देख करके जो नीचे चीजें लिखी हुई है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको ये वाला डायग्राम दे दे और पूछ ले कि ये किसको डिनोट कर रहा है, तो ये डाइकोट का एम्ब्रियो है। और ये वाला डायग्राम देकर के पूछ ले कि किसको डिनोट कर रहा है, तो ये ग्रास का एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसके माइक्रोपाइलर एंड की साइड जो है वो एम्ब्रियो डेवलप होता है। अगर इसी लाइन में यहाँ पर चैलेजल वर्ड लिख दे कि चैलेजा एंड की तरफ वो एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहां पर जाइगोट लोकेटेड है वहीं पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। और जाइगोट कहाँ बनेगा, जहां पर फीमेल गैमेट मतलब एग सेल प्रेजेंट थी। तो एग सेल जो है वो खुद माइक्रोपाइलर एंड साइड प्रेजेंट थी, तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन के बाद में जब मेल गैमेट आए तो मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्स्ट सेल बनी वो जाइगोट बना, और फिर जाइगोट में डिवीजन हो करके क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ज्यादातर जाइगोट जो हैं वो तभी डिवाइड करते हैं जब एंडोस्पर्म का एक सर्टेन अमाउंट बन जाता है, क्योंकि बेटा जो जाइगोट है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जब हो जाता है तभी जाकर के ज्यादातर जाइगोट जो हैं वो डिवाइड करना शुरू करते हैं। This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo। और ये एक अडेप्टेशन है, फ्लावरिंग प्लांट्स ने इस तरीके से अपने आप को डेवलप किया है ताकि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट ना खर्च करे। मान लो पहले जो है उन्होंने एम्ब्रियो को डेवलपमेंट कर लिया और एंडोस्पर्म डेवलप ही नहीं हुई, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं और कुछ टाइम के बाद में एम्ब्रियो भी खत्म हो जाएगा, तो प्लांट ने अपनी एनर्जी को वहां पर वेस्ट किया। तो ये अडेप्टेशन किया है फ्लावरिंग प्लांट्स ने कि पहले एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप हो जाए ताकि एम्ब्रियो को अश्योर्ड न्यूट्रिशन की गारंटी मिल जाए कि हाँ भाई उसको न्यूट्रिशन मिल ही जाएगा। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। बोला गया है कि जो सीड्स होते हैं मोनोकोट और डाइकोट के, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है उसको हम एम्ब्रियोजेनी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम के बारे में बता रखा है। फिगर 1.13 डिपिक्ट्स द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन ए डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो। कि इस डायग्राम में जो प्रोसीजर दे रखा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, वो डाइकोट में कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में समझा रखा है। द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। जाइगोट
वो पहली सेल जो सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन के बाद में बनी थी, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है वो आपस में फ्यूज हुए थे, तो जो फर्स्ट सेल बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। और फिर जाइगोट में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो जो फर्स्ट स्टेज बनी उसको हम प्रोएम्ब्रियो बोलते हैं, और फिर धीरे धीरे जो आगे जो स्टेजेस बनी उनके नेम है ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड स्टेज बनी, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। A typical dicotyledonous embryo, figure 1.14a, consists of an embryonal axis and two cotyledons. अगर हम एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो को व्यू करें तो उसमें एक तो होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो होते हैं कोटिलिडन्स। आप तो ऐसे मानिए ये तो दो कोटिलिडन्स हो गए, और ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जहां पर इस पे कोटिलिडन्स अटैच हो रहे हैं, उसके ऊपर वाले पार्ट को तो यहाँ पर बोला जाता है एपिकोटाइल, और इस पार्ट को, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोला जाता है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है, और हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे रेडिकल प्रेजेंट होती है, और रेडिकल जो है वो रूट कैप से कवर होती है ताकि उसको कोई हार्म ना पहुंच सके। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज द एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो लेवल जहां पे कोटिलिडन्स अटैच हो रहे हैं, उससे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, जो भी मैंने समझाया, विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप। और ये जो एपिकोटाइल है इसका टर्मिनल पार्ट जो है वो प्लूम्यूल बोला जाता है, जिससे आगे चल करके प्लांट का शूट वाला पार्ट का फॉर्मेशन होगा। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस का लोअर पार्ट होता है, और इस हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल पार्ट है वो होता है रेडिकल या फिर रूट टिप। रूट टिप जो है वो रूट कैप से कवर होती है। एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटिलिडन्स, फिगर 1.14b, possess only one कोटिलिडन। मोनोकोट के जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें सिर्फ एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। ग्रास फैमिली में इस कोटिलिडन को बोला जाता है स्कुटेलम, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में प्रेजेंट होता है। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप enclosed in an undifferentiated sheath called कोलियोराइजा। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो लोअर एंड है वो होता है रेडिकल, और इस रेडिकल को एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ कवर करके रखती है जिसको बोला जाता है कोलियोराइजा। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum, scutellum क्या है, जो वन कोटिलिडन है उसको बोल रहे हैं। तो जहां पे स्कुटेलम अटैच हो रहा है उससे ऊपर का पार्ट जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस का उसको बोला जाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज ए सूट अपेक्स and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile। एपिकोटाइल जो होता है, एपिकोटाइल क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का अपर पार्ट जहां पे स्कुटेलम अटैच है उससे अबव जो पार्ट है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल जो है उसमें एक सूट अपेक्स होता है, और इस सूट अपेक्स को कुछ लीफ जैसी स्ट्रक्चर कवर करके रखती हैं जिनको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। मतलब आप ऐसे समझो कि प्लूम्यूल जो रीजन है जो शूट का फॉर्मेशन करेगा उसको तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी कोलियोप्टाइल, और जो रूट का फॉर्मेशन करेगी रेडिकल उसको कवर करके रखती है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। एक ट्रिक से आप इस चीज को याद कर सकते हो, प्लूम्यूल जो होता है उसमें भी पी आता है, कोलियोप्टाइल में भी पी आ रहा है, जो रेडिकल है उसमें भी आर आता है, और जो कोलियोराइजा है उसमें भी आर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप इन टर्म्स को रिलेट कर सकते हो। सोक ए फ्यू सीड्स इन वाटर, से ऑफ व्हीट, मेज, पीस, चिकपीस, ग्राउंडनट ओवरनाइट, देन स्प्लिट द सीड्स एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। बोला गया है कि कुछ सीड को आप ले और रात पर उसको पानी में भिगोर करके रखो, जैसे कि व्हीट हो गया, मेज हो गया, पीस हो गया, चिकपी हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इन सबको आप भिगो करके रख दो। ओवरनाइट सोक करने के बाद में वाटर में ये जो सीड हैं ये स्वेल हो जाएंगे, तो आपको उस सीड में, सीड की स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है वो भी इजीली दिख पाएगा, और उसमें जो एम्ब्रियो जो है वो स्ट्रक्चर भी इजीली आपको दिख पाएगा, तो उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग है सीड इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म समझते हो, इस अर्थ पे जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। The seed is the final product of sexual reproduction। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट सीड होता है।
It is often described as a fertilized ovule. जनरली जो सीड होता है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। आप इस लाइन को ऐसे समझिए कि बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेल गैमेट आता है वो फीमेल के पास में आता है, और फीमेल की ऐसी स्ट्रक्चर होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये फीमेल का स्टिग्मा पार्ट है, ये स्टाइल पार्ट है, और ये ओवरी वाला पार्ट है। ये जो ओवरी वाला पार्ट है, इसी ओवरी वाले पार्ट में स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम ओव्यूल, और इसी ओव्यूल में स्ट्रक्चर होगी फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियोसेक बोलते हैं। उसी एम्ब्रियोसेक में प्रेजेंट होगी फीमेल गैमेट। तो जो मेल गैमेट आएगा पोलन ट्यूब के थ्रू, वो इस तरीके से जब यहाँ पे पोलन ट्यूब के थ्रू एंट्री करेगा तो यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट आया, फर्टिलाइजेशन हुआ और उसने बना दिया एम्ब्रियो। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी फिर उसके बाद में जब अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बना लेगी सीड, और ये ओवरी जो है वो बना लेगी फ्रूट। इसीलिए सीड को हम क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन हुआ तभी ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होगा। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। सीड्स जो हैं वो फ्रूट के अंदर उनका फॉर्मेशन होता है। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडन्स एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। एक सीड में क्या क्या स्ट्रक्चर होती हैं, तो सीड कोट होते हैं, कोटिलिडन्स होते हैं, अगर मोनोकोट है तो एक कोटिलिडन होगा, डाइकोट है तो दो कोटिलिडन होंगे, और एम्ब्रियो एक्सिस होती है। द कोटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड सोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स। बोला गया है कि जो कोटिलिडन्स होते हैं एम्ब्रियो के वो सिंपल स्ट्रक्चर होती हैं, और जनरली ये देखा गया है कि जो कोटिलेडन्स हैं इनमें खाना स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से थिक और सोलन फूले हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे रीजन दे रखा है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कोटिलेडन्स जो हैं वो थिक और सोलन क्यों रहते हैं, क्योंकि उनमें फूड स्टोरेज रहता है। तो ये AR का असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया, जैसा कि इसमें बताया गया लेग्यूमिनेसी फैमिली में। मैच्योर सीड्स मे बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। मैच्योर सीड जो है वो नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस वर्ड जो है वो आप ऐसे समझिए एंडोस्पर्म के लिए। बेटा जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा और जब यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा होगा तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने के लिए यहीं पर बनती है ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म या तो जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब कंप्लीटली यूज कर ली जाती है, तो ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस, जिसमें कंप्लीटली एंडोस्पर्म जो है उसका यूज कर लिया किसने, एम्ब्रियो ने, और जिसमें प्रेजेंट रहेगी उन सीड को हम बोल देंगे एल्ब्यूमिनस सीड। और ऐसी कहानी ज्यादातर कि जहां पे एंडोस्पर्म को कंप्लीटली यूज्ड अप कर लिया, ऐसी कहानी देखने को मिलती है डाइकोट में, क्योंकि डाइकोट में बाद में फूड स्टोरेज के लिए प्रेजेंट होते हैं दो कोटिलिडन्स जिनमें फूड रिजर्व रहता है। Non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development. एग्जाम्पल दे रखा है पी और ग्राउंडनट, ये दोनों ही सीड जो हैं वो डाइकोट होते हैं। पी जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था, जिसके हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। तो इनमें क्या होता है, जो कोटिलिडन्स होते हैं उनमें फूड रिजर्व होता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम में इनकी जो एंडोस्पर्म है उसको कंप्लीटली यूज्ड अप कर लिया जाता है, तो इनके सीड में कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रहती है, और ऐसे सीड को बोल देते हैं हम नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. एग्जाम्पल दे रखा है wheat, maize, barley और castor। कि जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम में जो एंडोस्पर्म है उसको कंप्लीटली यूज नहीं किया जाता है, एक पार्ट उसका हमेशा सीड में प्रेजेंट रहता है। Occasionally, in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे ब्लैक पेपर और बीट जो है उनके जो सीड्स होते हैं उनमें न्यूसिलस जो होती है वो भी परसिस्टेंट रहती है, और जब ऐसी परसिस्टेंट न्यूसिलस प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है पेरिस्पर्म। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। ये जो ओव्यूल जो स्ट्रक्चर होती है ना, जो ओवरी में प्रेजेंट होती है, उनमें ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरीके से,
और फिर यहाँ पे न्यूक्लियस होगी जिससे में फॉर्मेशन होगा। एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होने के बाद में 4 मेगास्पोर बनेंगे, 3 खत्म हो जाएंगे, एक प्रेजेंट रहेगा। और जब एक से ही फीमेल गैमेटोफाइट बनता है तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो न्यूक्लियस सेल है यहीं पर डेवलपमेंट हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट का। और जब फीमेल गैमेटोफाइट का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये यहाँ पर बना लेंगी इस सीड के सीड कोट, मतलब चारों तरफ की कवरिंग। तो एक टफ स्ट्रक्चर होती है सीड कोट। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। ये जो माइक्रोपाइल रीजन, एक्चुअली ये ओव्यूल का ये जो रीजन होता है माइक्रोपाइल रीजन होता है। यहाँ पे इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि जब पोलन ट्यूब आती है तो इसी रीजन से वो अंदर एंट्री करती है, किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये जो माइक्रोपाइल है वो सीड में भी प्रेजेंट रहता है। और माइक्रोपाइल फिर बाद में क्या यूज रहता है, पहले तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में तो पोलन ट्यूब की एंट्री में हेल्प करता है। और जब सीड का फॉर्मेशन हो जाता है उस टाइम में ये ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री को अश्योर करता है। कब, जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा होता है, मतलब सीड को जब हम पानी में मिट्टी में डालते हैं तो उस सीड में जो वाटर और ऑक्सीजन एंटर करती है वो माइक्रोपाइल रीजन से करती है। एज द सीड मैच्योर्स इट्स water content is reduced and seed becomes relatively dry। जब सीड मैच्योर होता है तो इसमें जो वाटर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है और सीड कंपैरिजन अगर हम करें तो वो ड्राई हो जाता है। कितना ड्राई हो जाता है, तो जितना उसका मास है उसका 10 to 15% मॉइस्चर जो है उसको ये लॉस कर देता है ताकि अपने आप को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर सके और जो न्यूट्रिशन है उसको लंबे टाइम तक चला सके। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन हो जाती है। एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। एम्ब्रियो जो है वो एक ऐसी स्टेज में चला जाता है जिसको हम डोरमेंसी बोलते हैं। और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। और अगर सीड को सब कुछ सूटेबल मिल रहा है, परफेक्ट ऑक्सीजन मिल रही है, परफेक्ट वाटर मिल रहा है, सूटेबल टेम्परेचर मिल रहा है, तो जो सीड है वो अपने आप को जर्मिनेट कर लेता है। एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स, the ovary develops into a fruit. That means the transformation of ovules into seeds and ovary into fruits proceed simultaneously। जब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड का फॉर्मेशन करेगा तो उसी टाइम में जो ओवरी है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी। ये दोनों ही काम साथ साथ में होते हैं। ऐसा नहीं है पहले सीड बनेगा फिर फ्रूट बनेगा, ऐसा नहीं होता है, दोनों चीजें साथ में होती हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होने लग जाता है, ऐसी कहानी सीड में और फ्रूट में नहीं है, दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल में डेवलप हो जाती है और इस वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प। The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc. or may be dry as in groundnut and mustard, etc. फ्रूट फ्लैशी भी हो सकता है जैसे कि गुआवा में, ऑरेंज भी, मैंगो में देखने को मिलता है। फ्रूट ड्राई भी हो सकता है जैसे कि हम ग्राउंडनट में और मस्टर्ड में देखते हैं। मैनी फ्रूट्स हैव इवोल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बहुत सारे फ्रूट ऐसी टेक्निक डेवलप की है ताकि सीड्स का डिस्पर्सल इजीली हो सके। Recall the classification of fruits and their dispersal mechanism that you have studied in an earlier class। यहाँ पे बोला गया है कि आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में फ्रूट का क्लासिफिकेशन को पढ़ा है और साथ ही साथ में सीड की जो डिस्पर्सल मैकेनिज्म है उनको भी रीड किया है, तो उसको आप रिकॉल कीजिए। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन ए फ्रूट। क्या इस चीज में कोई रिलेशन है कि एक ओवरी में जितने ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं उतने जो हैं वो फ्रूट में सीड देखने को मिलेंगे? क्या इसमें कोई रिलेशनशिप है? बिल्कुल रिलेशनशिप है। अभी मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक ओवरी में जितने
ओव्यूल प्रेजेंट रहेंगे वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सीड का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर एक फ्रूट में आपको एक सीड दिख रहा है तो आप ये समझ जाना कि जिस ओवरी से उस फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट था। और अगर मल्टीपल सीड प्रेजेंट है तो आप ये समझ जाना कि जिस ओवरी से उस फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है उसमें मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद में वो सीड में कन्वर्ट हो गए। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है, और जब ऐसा होता है तो अदर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और गिर जाते हैं फ्लावर से। However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contribute to fruit formation. ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ स्पीसीज जो होती हैं जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैज्यू हो गया, उसमें थैलेमस जो है वो भी हेल्प करता है फ्रूट के फॉर्मेशन में, और ऐसे फ्रूट को बोल देते हैं फॉल्स फ्रूट। अगर ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको बोल देंगे ट्रू फ्रूट, लेकिन अगर ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी और पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल हो गए एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैज्यू। मोस्ट फ्रूट्स however develop only from the ovary and are called true fruits. ज़्यादातर फ्रूट्स डेवलप होते हैं ओवरी से और उनको बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। Although in most of the species fruits are the result of fertilization. ज़्यादातर स्पीसीज में देखने को मिलता है कि फ्रूट जो है वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जहां पर फ्रूट का फॉर्मेशन जो है फर्टिलाइजेशन के थ्रू नहीं होता है। ऐसे फ्रूट को बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और बनाना इसका एग्जाम्पल होता है। तो हमने फ्रूट के 3 टाइप पढ़ लिए। ट्रू फ्रूट अगर ओवरी से डेवलप हो तो, अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप हो तो फॉल्स फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? अगर फ्रूट जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और इसका एग्जाम्पल है बनाना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो हम प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स जो हैं उनका यूज करके भी बना सकते हैं, और ऐसे फ्रूट जो हैं वो सीडलेस होते हैं, उनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद में ही होता है। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। सीड्स का एंजियोस्पर्म को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? तो एंजियोस्पर्म से पहले प्लांट की कुछ और भी डिवीजन जो है डेवलप हुई, जैसे एल्गी हुआ, फिर ब्रायोफाइट हुआ, फिर टेरिडोफाइट हुआ, फिर जिम्नोस्पर्म हुआ। तो उनमें क्या कहानी हुई, फर्टिलाइजेशन के लिए और पॉलिनेशन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, ताकि सीड जो है वो एक मेन कंटेंट बन जाए इस किसी भी स्पीसीज के जर्मिनेशन के लिए। ठीक है। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटाट एंड हेल्प द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। और सीड जो है उससे एक बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी डेवलप हुई, ताकि एक प्लांट को हम न्यू हैबिटाट में स्प्रेड कर सके और उस प्लांट को न्यू एरियाज में कॉलोनाइज कर सके। कैसे कर सके? एक फ्रूट को एक एनिमल ने खाया, जब फ्रूट को खाया तो उसमें सीड प्रेजेंट है, उनको भी खाया। कुछ टाइम के बाद में मान लो घूमते घूमते कहीं चला गया और लगभग 10-20 किलोमीटर की उसने ट्रेवलिंग कर ली, फिर उसने जो है उसकी बॉडी में जो भी एक्सक्रीटा है उसको बाहर निकाला, तो डंग के थ्रू जो है वो सीड जो प्रेजेंट थे उस फ्रूट के पार्ट वो भी बाहर निकले। अब वो सीड वहां गिर गए, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर जो है वाटर की अवेलेबिलिटी हुई तो वो जर्मिनेट कर गई। तो मान लो उस एरिया में वो प्लांट कभी प्रेजेंट था ही नहीं, लेकिन एनिमल की वजह से वो वहां पर पहुंच गया और इसलिए जर्मिनेट हो पाया क्योंकि उसमें सीड प्रेजेंट थे। अगर किसी प्लांट पे सीड ही ना बने तो उस प्लांट को ऐसा तो है नहीं कि एनिमल पकड़ेगा अपने सर पे रखेगा और ले जाकर के दूसरे एरिया में लगा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीड जो है उसकी वजह से एक बेटर तरीका मिल गया कि कोई भी प्लांट जो है वो न्यू न्यू एरियाज में स्प्रेड हो सकता है। एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. जो सीड होते हैं उनमें प्रॉपर लेवल पे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, तो जब तक उस सीड के जर्मिनेशन के बाद में एक नया प्लांट ना बन जाए और वो अपने लेवल पे फोटोसिंथेसिस ना करने लग जाए,
तब तक उनको न्यूट्रिशन दिया जा सकता है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो। ये जो सीड के ऊपर कवरिंग होती है ना, टफ कवरिंग, वो उसके अंदर वो छोटा सा बच्चा बैठा है ना, एम्ब्रियो, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। अगर टफ कवरिंग ना हो तो इजीली सीड को क्रश किया जा सकता है, जो एम्ब्रियो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variation. ये जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, जिसकी वजह से जब एक सीड जो बनता है उसमें नए वेरिएशन देखने को मिलते हैं। सेम कहानी जैसे हमारा फॉर्मेशन हुआ, हमारे जो पेरेंट्स है, मदर फादर, उनसे जो गैमेट्स बने उनका फ्यूजन हुआ। कुछ कैरेक्टर जो है वो मदर से आए, कुछ कैरेक्टर फादर से आए, और ऐसा नहीं है जो मदर में प्रेजेंट है वो सीधे सीधे, उनमें भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ। तो सेम कहानी यहाँ पे है। जब मियोसिस होता है तो हमें पता है कि प्रोफेज फर्स्ट में जो 5 स्टेज होती हैं उनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेरेंट में भी जो कैरेक्टर हैं उनमें भी न्यू वेरिएशन आ जाता है। और इसी का रीजन है कि हमारे में जो फीचर्स हैं, हमारे फिनोटिपिक फीचर्स ले लो, वो एज इट इज हमारे फादर और मदर जैसे नहीं है। तो सीड जो है वो एक वेरिएशन लेकर के आता है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका बेसिस है। कैसे बेसिस है भाई? सीड बनने लग गया तो हम उसको स्टोर करने लग गए। एक साथ एक एरिया में 10 बीघा में हमें गेहूं उगाने हैं, तो कैसे उगा लेंगे? हमारे पास सीड है, हमने उसको जो है वो जो भी टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके जो है वो डाला खेतों में। हमने प्रॉपर जो है वो जो सीड के जर्मिनेशन के लिए जो भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है वो सब प्रोवाइड करवाई, सीड का जर्मिनेशन हुआ, एग्रीकल्चर हो गई। तो सीड है, उसी की वजह से एग्रीकल्चर हो पाई। Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. एक mature seed में dehydration और dormancy ये बेटर कैरेक्टर हैं, जिसकी वजह से हम सीड को स्टोर कर सकते हैं। अब मान लो एक सीड है हमारे पास में और उसमें अंदर जो छोटा सा बच्चा एम्ब्रियो बैठा है वो फटाफट उस सीड के न्यूट्रिशन को यूज किया जा रहा है, ठीक है ना? तो हम उस सीड को स्टोर करके उससे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। अगर वो ऐसा कर लेगा एम्ब्रियो तो कुछ टाइम के बाद में वो तो सारे न्यूट्रिशन को खा जाएगा। अगर वो सारी न्यूट्रिशन को ले लेगा तो कुछ टाइम के बाद में जो कोटिलेडन्स दिखते हैं ना हमें ग्राम में, चने में, वो खत्म हो जाएंगे। तो जब वो खत्म हो जाएंगे तो एम्ब्रियो भी खत्म हो जाएगा। तो सीड जो है उसको तो हम स्टोर कर ही नहीं पाएंगे। इसकी वजह से सीड में जो एम्ब्रियो है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को काफी ज्यादा स्लो कर देता है, जिसको बोलते हैं डोरमेंसी स्टेज। तो सीड में ओवरऑल सीड में डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से सीड का हम यूज कर सकते हैं फूड के फॉर्मेट में भी। नेक्स्ट सीजन में हम उसी सीड को जर्मिनेट करके क्रॉप भी उगा सकते हैं। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स? आप सीड्स की एब्सेंस में एग्रीकल्चर को इमेजिन करके देखो। और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स which germinate straight away soon after formation and cannot be stored. और सीड की जो प्रेजेंस होती है उसमें भी आप इस चीज को कुछ सोचिए कि सीड की प्रेजेंस है लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, और जो ही जैसे ही सीड आए वैसे ही हम उसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ उगा सकते हैं। तो इसमें भी आप सोच करके देखिए, इससे हम एग्रीकल्चर तो लेते रहेंगे लेकिन हमें जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के टाइम में ही न्यूट्रिशन देखने को मिले। अभी क्या होता है हमारे इंडिया में 2 टाइप की क्रॉप होती है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में हम बाजरा ये सब कुछ उगा लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उनका यूज अप करते रहते हैं। और दूसरा गेहूं उगा लिया, उसको स्टोर कर लिया, साल भर खाते रहते हैं। तो अगर ऐसा हो कि सीड तो हो लेकिन हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, तो उसमें भी आप सोच करके देखो, उसमें प्रॉब्लम है। और अगर सीड हो ही ना तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों ही कंडीशन में जो है वो ये कंक्लूजन निकल करके आता है कि सीड की प्रेजेंस भी जरूरी है और सीड में जो डोरमेंसी है वो भी जरूरी है। अगर डोरमेंसी नहीं हो तो सीड को हम स्टोर ही नहीं कर पाए, सीड हमारे लिए जो है वो ज्यादा यूज्ड अप ही नहीं हो पाए, ठीक है ना? तो सारी जो कंडीशन है सीड की जो एक प्रॉपर तरीके से अभी हो रही है वो सब कुछ जरूरी है। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? कोई भी सीड जो है वो एक फ्रूट से बाहर निकला तो कितने लंबे टाइम तक वो अपने आप को अलाइव रख सकता है?
इसका मतलब ये है कि कुछ स्पीसीज में सीड की एक्टिवनेस कुछ ही मंथ में खत्म हो जाती है, जबकि ज्यादातर स्पीसीज की जो सीड्स होते हैं वो सेवरल ईयर्स के लिए जिंदा रह पाते हैं। कुछ सीड्स जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसे कुछ ओल्ड सीड्स के कुछ रिकॉर्ड दे रखे हैं। उसमें अगर हम एक रिकॉर्ड की बात करें तो एक है ल्यूपिन, जिसका साइंटिफिक नेम है ल्यूपिनस आर्टिकस। और ये ल्यूपिनस आर्टिकस जो है इसको आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेटेड किया गया है। ये जो सीड है इसको जर्मिनेट किया गया और उस पर फ्लावरिंग आए। ऐसा माना जाता है कि 10,000 ईयर की इस सीड की डोरमेंसी रही और उसके बाद में इस पर फ्लावरिंग देखने को मिला। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सीड की वाइबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। और अभी हाल फिलहाल में एक रिकॉर्ड देखने को मिला है डेट पाम का। डेट पाम का साइंटिफिक नेम फिनिक्स डेक्टाइलोफेरा। ये 2000 ईयर ओल्ड सीड है जो डेड सी के पास में किंग हेरोड पैलेस पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया जा रहा था, उस टाइम में ये सीड मिला। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ब्रीफ अकाउंट हमने ले लिया है। It would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions. तो ये जो हमने स्टडी की है तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपकी जो स्टडी जो आपने की है और प्लांट में कैसे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उसके कुछ आंसर आप दे सकते हो। हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एन एम्ब्रियो सैक? एक एम्ब्रियो सैक में कितने एग प्रेजेंट होते हैं? एग होता है फीमेल गैमेट, तो एक ही प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन ओव्यूल? एक ओव्यूल में कितने एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होते हैं? तो एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी? एक ओवरी में कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक टिपिकल फ्लावर में कितनी ओवरीज प्रेजेंट होती हैं? तो एक अगर फीमेल पार्ट है तो एक ओवरी प्रेजेंट होगी, अगर एक से ज्यादा फीमेल पार्ट है तो एक से ज्यादा ओवरी प्रेजेंट होगी एक फ्लावर में। ठीक है, मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी कंडीशन हमने पढ़ रखी है। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री? एक ट्री पर कितने फ्लावर होते हैं? तो कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हो आप। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स? क्या आप कुछ ऐसे प्लांट्स जानते हो जिनके जो फ्रूट होते हैं उनमें लार्ज नंबर में सीड होते हैं? ऑर्किड फ्रूट्स जो हैं वो ऐसी एक कैटेगरी है और इसमें हर फ्रूट में 1000 ऑफ टाइनी सीड्स, छोटे छोटे सीड्स प्रेजेंट हैं। ऐसा ही कुछ केस हो रहे हैं। कुछ पैरासिटिक स्पीसीज होती हैं जैसे कि ओरोबेंके और स्ट्रिका, इसमें भी खूब सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं। हैव यू सीन ए टाइनी सीड ऑफ फाइकस? क्या आपने फाइकस का एक छोटा सा सीड देखा है? हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फाइकस डेवलप्ड फ्रॉम दैट टाइनी सीड्स? तो आप इमेजिन करिए कि फाइकस का जो प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और वो कितने छोटे से सीड से अपने आप को जर्मिनेट करता है। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड्स डज ईच फाइकस ट्री प्रोड्यूस? एक फाइकस का जो ट्री होता है उसमें कितने बिलियंस ऑफ सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हाउ यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन विच सच ए टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच ए लार्ज बायोमास ओवर द ईयर्स? क्या आप ऐसे किसी और सीड के बारे में बता सकते हैं कि वो बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर है उस सीड की, लेकिन उससे एक बहुत ही बड़ा प्लांट, और वो प्लांट जो सालों तक लार्ज बायोमास जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको उनके क्या क्या आंसर देने हैं, क्या क्या चीज़ें आपके समझ में आई हैं, सारी चीज़ें आप बताना। और इस सीरीज को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक पॉइंट को मैं आपके क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू।